सिंहासन पर 70 वर्षों के बाद यूनाइटेड किंगडम कई पीढ़ियों में पहली बार सम्राट के परिवर्तन का अनुभव करने वाला है। रानी के सबसे बड़े बच्चे प्रिंस चार्ल्स अब प्रिंस न होकर किंग चार्ल्स बन गए हैं, यानी क्वीन एलिजाबेथ का निधन 8 सितंबर 2022 को हो गया है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पैक चैनल में, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वीन एलिजाबेथ के बारे में। ऐसा कहा जा रहा है कि क्वीन के मरने से पहले ही उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई थी। क्या यह बात सच है या नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। क्वीन एलिजाबेथ ने 70 साल तक शासन किया। क्वीन की मृत्यु की घोषणा बकिंघम पैलेस ने की। बकिंघम पैलेस ने कहा कि रानी की गुरुवार यानी 8 सितंबर को दोपहर में बालमोरल में शांति से मृत्यु हुई। प्रिंस चार्ल्स, जो अब सिंहासन पर चढ़ चुके हैं और जिन्हें किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा, ने अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के परिवार में उनके 4 बच्चे, 8 पोते और 12 परपोते हैं। वैसे तो बकिंघम पैलेस ने गुरुवार को दोपहर के भोजन के समय पुष्टि की थी कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होने के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय डॉक्टर की देखरेख में थी, और फिर एक समाचार मिलता है कि महारानी एलिजाबेथ नहीं रहीं। जैसे महारानी की मौत का समाचार मिला तो दूसरे देश भी श्रद्धांजलि देने में पीछे नहीं रहे, पर महारानी की मौत पहले ही हो चुकी थी जैसी खबरों ने तुल पकड़ लिया। और इन सभी खबरों के बीच एक वाक्य हर जगह घूम रहा था, वो है लंदन ब्रिज इज डाउन। अब आप सोच रहे होंगे कि लंदन ब्रिज इज डाउन का क्या मतलब है। जब कोई राजा या रानी राजगद्दी पर बैठते हैं तो उनकी मृत्यु होने पर सूचना कैसे देनी है, इसका एक कोड बना लिया जाता है। हर राजा या रानी के लिए यह कोड अलग अलग होता है, और इस कोड को केवल कुछ लोगों के साथ ही साझा किया जाता है ताकि देश को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं हो। इसी कारण एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु होने पर सूचना के लिए कोड बनाया गया जिसका नाम है लंदन ब्रिज डाउन। पर यह सूचना कब सभी लोगों तक पहुंचानी है, इसके भी कई नियम हैं। जैसे महारानी के करीबी डॉक्टर सर ह्यू थॉमस ने उनके अंतिम घंटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके करीबी परिवार और दोस्तों ने उनसे मुलाकात की। जिस कमरे में रानी आराम कर रही थी उस कमरे को पूरी तरह से बंद किया हुआ था, और इस बात की हर समय तय किया जा रहा था कि कौन सी जानकारी पब्लिक में जानी चाहिए और कौन सी नहीं। और इसी कारण बालमोरल में वास्तव में क्या हुआ इसके बारे में हम कभी भी नहीं जान सकते, और पैलेस इसे पूरी तरह से निजी मामला मानता है। जिस समय रानी की मृत्यु हुई, चार्ल्स राजा बन गए होंगे और परंपरा के अनुसार उनके भाई बहनों ने उनका हाथ चूमा होगा और उनके प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की होगी, या सभी लोग किंग के सामने घुटनों के बल पर बैठे होंगे और वफादारी की कस्में खाई होंगी। क्या पता आखिर उस आखिरी मिनटों के बाद क्या हुआ होगा। पर मृत्यु के लिए कोड इस्तेमाल करने की योजना कई दशकों से चली आ रही है। जैसे 1952 में जब एलिजाबेथ के पिता जॉर्ज 6 का निधन हो गया तो हाइड पार्क कॉर्नर कोड का उपयोग करके उनकी मृत्यु की खबर दी गई। पर रानी के अंतिम संस्कार के लिए भी एक कोड दिया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन यूनिकॉर्न। जी हाँ दोस्तों, स्कॉटलैंड में उनकी मृत्यु के बाद रॉयल ट्रेन पर उनके नश्वर अवशेषों की लंदन की यात्रा होगी, जो कि यूनिकॉर्न स्कॉटलैंड का आधिकारिक राष्ट्रीय पशु है और उनकी मृत्यु स्कॉटलैंड में हुई थी। इसी कारण इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन यूनिकॉर्न। ऑपरेशन यूनिकॉर्न में कई दूसरे काम भी शामिल हैं, जैसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु की पुष्टि हो जाने के बाद प्रधानमंत्री और फिर अन्य राष्ट्राध्यक्षों को फोन करना शामिल था। मीडिया को खबर जारी की गई और सोशल मीडिया पर भी इसकी घोषणा की गई। समाचार की घोषणा के 10 मिनट के भीतर ब्रिटेन के आधिकारिक भवनों पर झंडे आधे झुकाए जाने थे, जो अंतिम संस्कार के अगले दिन सुबह 8 बजे तक आधे झुके रहेंगे। इसके अलावा अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए ब्रिटेन के संसदीय कर्तव्यों को 6 दिनों के लिए हटा दिया गया है। इसके अलावा रानी की मृत्यु के दिन को कंफर्म करने के लिए चर्च अपनी घंटियां बजा सकते हैं। ऑपरेशन यूनिकॉर्न के तहत ही रानी के शरीर को स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग ले जाने के लिए योजना बनाई थी, पर बकिंघम पैलेस ने गुरुवार शाम को पुष्टि की कि रानी के ताबूत को सीधे लंदन ले जाया जाएगा, जहां वेस्टमिंस्टर हॉल में रानी 4 दिनों के लिए राज्य में रहेंगी। फिर 2 सप्ताह के भीतर वेस्टमिंस्टर एबे में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसकी सटीक तारीख की बकिंघम पैलेस द्वारा पुष्टि की जाएगी। रानी का ताबूत फिर विंसडर कैसल में सेंट जॉर्ज चैपल की अंतिम यात्रा करेगा, जहां किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल से पहले उसे रॉयल वॉल्ट में उतारा जाएगा। जाहिर सी बात है कि अंतिम संस्कार का दिन सार्वजनिक अवकाश होगा, जिसे यूके में बैंक अवकाश के रूप में जाना जाता है। रानी की मृत्यु के साथ ही प्रिंस चार्ल्स को औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी घोषित किया गया, पर रानी की मौत के बारे में ब्रिटेन के नेताओं को बताने के लिए कॉल कैस्केड कोड का यूज किया गया।
जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव और प्रीवी काउंसिल कार्यालय को सभी को सूचित किया जाना था। उसके बाद ही एक आधिकारिक सार्वजनिक सूचना जारी की गई। पर रानी की मृत्यु की घोषणा कितने बजे करनी है, इस पर कई सालों से विचार किया जा रहा था और यह बात निकलकर सामने आई है कि अगर रानी रात के समय मर जाती हैं तो उनकी मृत्यु की सूचना सुबह 8 बजे की जाती। इससे पहले वाले सम्राट की मृत्यु 1952 में हुई थी। वैसे तो अब समय काफी बदल चुका है, पर उस समय शोक मनाने वालों ने किंग जॉर्ज 6 के प्रति सम्मान दिखाने के लिए काले रंग की पट्टी पहनी थी। 1997 में राजकुमारी डायना की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के दिन सभी लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थीं। जब डायना की मृत्यु हुई तो बकिंगम पैलेस के बाहर हजारों लोगों ने फूल बिछाए। अनुमान लगाया गया था कि 1 मिलियन गुलदस्ते छोड़े गए थे। स्मारक पुस्तकों पर हस्ताक्षर करने के लिए लोग 10 घंटे या उससे अधिक समय तक कतार में खड़े रहे। हालांकि उनके अंतिम संस्कार का दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं था, पर रानी की लोकप्रियता राजकुमारी डायना से बहुत ज्यादा है, तो यह बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि उनके अंतिम संस्कार में और भी अधिक सार्वजनिक शोक होने की संभावना है। हाउस ऑफ कॉमन्स के कुछ वरिष्ठ सदस्य शनिवार को रानी की श्रद्धांजलि के दौरान नए राजा को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद राजकीय अंतिम संस्कार के बाद तक दोनों सदनों को निलंबित कर दिया जाएगा। 1 वर्ष बाद राज्याभिषेक किया जाएगा, जिसमें ब्रिटेन पर अरबों पाउंड का खर्च आएगा। पूरे कार्यक्रम को टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा और ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा और पूरे देश में पार्टियां होंगी, जैसे 2011 में प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन की शाही शादी के बाद हुई थी। और उसी के साथ ब्रिटिश राष्ट्रगान बदल जाएगा। गॉड सेव द क्वीन की जगह कुछ नए गीत मिलेंगे, या पुराने ही गीत मिलेंगे, या कहा नहीं जा सकता। या हो सकता है कि यह गॉड सेव द किंग बन जाएगा, जैसा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सिंहासन पर चढ़ने से पहले था। पॉलिटिको की एक लीक रिपोर्ट से पता चला है कि जिस दिन सम्राट गुजरता है उसे डी डे के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक दिन अंतिम संस्कार के लिए D+1, D+2 और इसी तरह के रूप में जाना जाता है। अब D+1 डे पर क्या होता है, आइए जानते हैं। व्हाइट हॉल के झंडों को आधा झुका दिया जाता है और लिज ट्रस एक बयान देंगे। तोपों की सलामी का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही महामहिम के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ प्रिंस चार्ल्स भी होंगे और वह राष्ट्र को एक प्रसारण देंगे। उस दिन दोपहर 3:30 बजे ट्रस और कैबिनेट नए राजा के साथ एक मीटिंग करेंगे। D+2 पर रानी का ताबूत बकिंगम पैलेस लौटेगा। शाही ट्रेन या विमान से सेंट पैनक्रास स्टेशन की यात्रा करेगा। D+3 पर किंग चार्ल्स वेस्टमिंस्टर हॉल में शोक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे और उस दोपहर बाद में यूके का दौरा शुरू करेंगे। अगले दिन यानी कि D+4 डे पर वह उत्तरी आयरलैंड की यात्रा करेंगे, जहां उन्हें एक और शोक प्रस्ताव प्राप्त होगा। इसी दिन बकिंगम पैलेस में पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर तक ले जाने वाले ताबूत के लिए एक पूर्वाभ्यास भी होगा। D+5 पर जुलूस देश की राजधानी से होकर शुरू होगा। D+6 से D+9 में अंतिम संस्कार की तैयारी और पूर्वाभ्यास, शोक प्रस्ताव और संबंधित सरकारी विभागों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था से निपटने के लिए व्यवस्था और संभावित भीड़भाड़ वाले मुद्दों को हल करने के लिए परिवहन विभाग शामिल होंगे। D+10 आधिकारिक राजकीय अंतिम संस्कार होगा, जिस पर सहमति बनी है। यह एक राष्ट्रीय शोक दिवस भी होगा। अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एबे में होगा और दोपहर में 2 मिनट का मौन रहेगा। महल के किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में रानी को दफनाए जाने से पहले जुलूस निकाला जाएगा और इसी के साथ रानी अपने पति से मिल जाएंगी और इसी प्रकार क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार पूरा हो जाएगा। भगवान महारानी की आत्मा को शांति प्रदान करें। धन्यवाद।